हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री का आपका दोस्तों महा मैराथन क्लास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी का बहुत ज़्यादा मांग था कि सर हिस्ट्री का भी करवाया जाए, पॉलिटी का भी करवाया जाए, ज्योग्राफी का भी करवाया जाए। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का भी 2 मैराथन हो गया है। उसके अलावे आज हम लेकर के आए हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जो एग्जाम में आपके छपने वाले सवाल है, बिल्कुल आपके छपने वाले सवाल है। तो पूरा देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। और देखिए, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत सारा चीज़ आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अलावा हमारा प्राचीन इतिहास, मेडाइवल, सभी को दोस्तों हम लेकर के आए हैं। काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर। 80 सवाल आप लोग को पूरे हम करवाएंगे। पूरे आज हम 80 सवाल लेकर के आए हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका पहला होगा हिस्ट्री का मैराथन। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का आपका 2 मैराथन हो गया है। पॉलिटी का दोस्तों हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी का होगा भाई साहब, आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। दिल थाम के बैठे रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। बिल्कुल तैयारी आपको करते रहना है ना। और जब भी 9 बजे देखिए आपकी डेली क्लास होती है, तो 9 बजे बिल्कुल आपको दोस्तों आ जाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देना है ना। अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट मैराथन क्लास का दोस्तों। और ये यहाँ पर इतिहास के 80 महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 80 सवाल है, तो मैं सभी सवाल को पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, है ना। आप लोग को आगे सवाल आएगा और उसका आप लोग आंसर करते चलना है। ये नंबर है जहां आपको दोस्तों सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे इतिहास का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, है ना। सारे सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। आप यहाँ पर 251 मात्र इसमें चार्ज है, तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, मात्र दोस्तों अब 20 दिन टाइम है, और इसी 20 दिन में आपको तैयारी करना होगा। तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा 100% आपका, ठीक है। तो ये फोन पे, गूगल पे नंबर है, जहां आप 251 पे करके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि बिहार में झरनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। पहला सवाल कह रहा है कि बिहार में झरनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके पास समय है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जल्दी से आ जाइए। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है, 9 PM से, ठीक है। तो झरनी नृत्य है जो दोस्तों, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों, है ना, किस बिहार का तो है ही, है ना। और ये जो है बिहार में झरनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, किस राज्य का नहीं यहाँ पर सवाल होना चाहिए दोस्तों, किस धर्म का, है ना। किस धर्म का लोक नृत्य है आपका? थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गया है, मिस प्रिंट, है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ मैं सुधार करके आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर आपको धर्म होगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। देखिए, झरनी जो नृत्य है दोस्तों, ये मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय का दोस्तों ये नृत्य है, याद रखना है। और ये जो नृत्य होता है ये मुहर्रम के, है ना, मुहर्रम जो होता है दोस्तों मुसलमान भाई का, है ना, तो इसी टाइम पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, उनको पता होगा, ठीक है, याद रखना है आपको, है ना। और इस नृत्य में जो नर्तक होती है वो शोक गीत गाते हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम समुदाय। दूसरा प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व, चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाले सवाल हैं आपके, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता कब हुई थी हमारे देश? हमारे देश जो स्वतंत्र हुआ दोस्तों 1947 में आजाद हुआ। लेकिन इससे पहले ही दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ? तो बिहार में। बिहार में 2 अधिवेशन होता है, ठीक है, क्योंकि, है ना, जब बिहार अलग नहीं हुआ था तो 3 अधिवेशन हुआ था झारखंड सहित में आपका। लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 2 अधिवेशन, ठीक है। एक तो आयोजित हुआ था दोस्तों 28वां अधिवेशन, और एक हुआ था आपका 38वां अधिवेशन, ठीक है। तो ये दोनों अधिवेशन आप याद रखिएगा, 28वां और 38वां। अब बताइए दोस्तों कि 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। ये हुआ था मेरे भाई साहब पटना में।
ठीक है, कहाँ हुआ था जी? तो स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछ रहा है। तो ये अध्यक्षता हुआ था आपका 1912 ईस्वी में पटना में, और किसने किया था? तो उनका नाम था नरसिंह मुधोलकर। जी हाँ दोस्तों, मुधोलकर जी कहाँ गए? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, RN मधोलकर इनको कहा जाता है शॉर्ट में, तो याद रखिएगा RN मधोलकर। कब हुआ था? 1912 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार में जो दूसरा अधिवेशन था, है ना, पहला तो हुआ था आपको पटना में सबसे पहले, है ना, 1912 ईस्वी में दोस्तों, और ये था 28वां अधिवेशन RN मुधोलकर के द्वारा। दूसरा जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपको गया में, और ये हुआ था 10 साल बाद 1922 ईस्वी में, और ये हुआ था आपको 38वां अधिवेशन, याद रखना है। और गया जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, है ना जी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास जी अध्यक्षता किए थे गया अधिवेशन का। एक अधिवेशन अगर और पूछ लिया जाए, जैसे कि हुआ था जब बिहार से झारखंड पहले अलग नहीं हुआ था, तो एक हुआ था दोस्तों 54वां अधिवेशन। ठीक है, 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में आपका, है ना, 1940 में हुआ था, और ये हुआ था आपको रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ झारखंड में हुआ था, वर्तमान में झारखंड में है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने अभी मतलब कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, है ना। 1940 से लेकर के 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय रहे थे आपका, याद रखिएगा। सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 3रा नंबर सवाल। वीडियो को भाई साहब सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग आ गए हैं लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे से दोस्तों बिल्कुल तैयार रहना है। कह रहा है कि चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे थे? देखिए दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ही मतलब कि आमंत्रित किए थे गांधी जी को पटना आने के लिए, है ना, बिहार आने के लिए, है ना, पटना नहीं बिहार आने के लिए। और बिहार आने के लिए आमंत्रित जो किए थे वो किए थे दोस्तों किस लिए? क्योंकि चंपारण में दोस्तों चल रहा था तिनकठिया पद्धति, और उसी के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। राजकुमार शुक्ल गए थे आपका 1916 ईस्वी में दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन होता है, और यहीं पर आपको गांधी जी भी थे, और वहीं पर राजकुमार शुक्ल भी गए थे। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यह आमंत्रण किए थे आपका। तो हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे थे? इसका आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, पूरा डेट याद रखिएगा भाई साहब। 1917 तो आपको याद है, सबको याद है, बच्चा को याद है, लेकिन पूरा डेट किन्हीं को नहीं याद है। तो 10 अप्रैल दोस्तों याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1917 को नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नील दर्पण किसका है? जल्दी बताइएगा। दीनबंधु मित्र का है नील दर्पण, और उसमें दोस्तों नील उत्पादन के शोषणकारी का भी व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आपका तिनकठिया पद्धति। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, है ना। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, है ना। सिख में टोटल कितने गुरु होते हैं दोस्तों? तो 10 गुरु होते हैं। 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। ये कह रहा है कि बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? तो इनका बिहार में पदार्पण कब हुआ था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो तेग बहादुर का बिहार में जो पदार्पण हुआ था ये 17वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, है ना। और ये सिखों के 9वें गुरु थे, और ये दोस्तों सासाराम तथा गया होते हुए ये पटना पहुंचे थे आपका। ठीक है ना। कहाँ पहुंचे थे? सासाराम और गया होते हुए ये पटना पहुंचे थे, है ना। और असम की ओर ये यहाँ से फिर प्रस्थान कर गए थे, ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। लेकिन सिखों के जो 10वें गुरु थे दोस्तों, वहां से सवाल आपको सबसे ज्यादा बनता है कि जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों आपके 10वें गुरु, जिनका जन्म कहाँ होता है? तो पटना सिटी में दोस्तों जिनका जन्म होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। प्रश्न है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों दबिस्ताने, है ना, यहाँ पर दबिस्ताने मजहिब की रचना की थी दोस्तों, है ना। तो जहांगीर का समकालीन वो इतिहासकार बताना है जिसने बिहार
के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है आपको गुलाम हुसैन तबतबाई, या फिर सर सुल्तान अहमद मोहसिन पानी, या फिर इत्क खान देहलवी। आंसर क्या होगा आपका? 5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए जहांगीर के दोस्तों समकालीन इतिहासकार मोहसिन फानी ने अपने जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने दोस्तों मजाहिब की रचना की थी। आपका आंसर हो जाएगा दबिस्ताने मजाहिब। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ गया? सी नंबर हो जाएगा आपका, मोहसिन पानी के द्वारा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, मोहसिन फानी ने दोस्तों, मोहसिन फानी हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है ना, मोहसिन फानी, ठीक है, यही थे दोस्तों, मोहसिन फानी थे इतिहासकार, है ना। इन्होंने ही पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। आपका अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर सवाल है कि बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? देखिए बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था दोस्तों? ऑप्शन है आरक्षण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, जेपी आंदोलन, या नक्सलवाद आंदोलन। ठीक है, तो बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो संपूर्ण क्रांति को दोस्तों, है ना, संपूर्ण क्रांति को कहा गया था। आपका संपूर्ण क्रांति दोस्तों, ये नारा जो दिया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, है ना, याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कब दिया गया था? तो याद रखना है 5 जून 1974 ईस्वी को। ठीक है, 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जितने बड़े बड़े नेता थे ना तो उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे, नज़रबंद कर दिए गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जो जेल है यही उनको बंद किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बांकीपुर जिला में दोस्तों आपका। ठीक है, याद रखिएगा बांकीपुर जिला। और जितने भी जो कांग्रेसी नेता थे दोस्तों, इनको ऑपरेशन 0 आवर के अधीन प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी पूछता है ना, किसके अधीन? तो ऑपरेशन 0 आवर के अधीन दोस्तों इस सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था आपका। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने दोस्तों बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 8 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए कह रहा है दोस्तों कि 1947 में दोस्तों, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल आपको कई बार बनता है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज। तो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, याद रखना है जे.बी. कृपलानी, है ना, जे.बी. कृपलानी जो थे दोस्तों उस समय आपके 1947 में अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, जे.बी. कृपलानी आपका। ठीक है, चलिए झंडा समिति के भी अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही थे, वो भी ध्यान रखना है। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज, देखिए आज़ाद हिंद फौज का विचार जो था, इस विचार पूछ रहा है ना, तो विचार याद रखिएगा। इन आज़ाद हिंद फौज का जो विचार सबसे पहले दिया गया था, ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, नरसिंह गिल, मोहन सिंह, या फिर सोहन सिंह, है ना, सोहन सिंह या मोहन सिंह। 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का विचार दोस्तों सर्वप्रथम मोहन सिंह ने सुझाया था, याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह जो थे दोस्तों, ये ब्रिटिश भारत की सेना में क्या थे? अफसर थे, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा से फिक्स है कि आपको एक सवाल जरूर पूछेगा आपको। देखिए महात्मा गांधी ने दोस्तों दांडी यात्रा जो शुरू किया था, ये साबरमती से किया था। कहां से किए थे? साबरमती से किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आपको 12 मार्च
1930 को आपका, है ना, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। याद रखिएगा। इसमें टोटल कितने अनुयायी थे दोस्तों? तो 78 अनुयायियों के साथ इसने शुरू किया था। और दोस्तों 24 दिन ये यात्रा चला था आपका, है ना। 24 दिन में लगभग 280 मील, है ना, 280 मील की यात्रा किए थे। और अगर किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरा किया था। और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दोस्तों ये यात्रा चला था आपका, है ना। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट पर, है ना, समुद्र तट पर पहुंच करके वहां नमक बना करके कानून को तोड़े थे। और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरुआत हुआ था आपका। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका 11 नंबर सवाल है कि 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है आपका 1927 में। ये भारत आता है 1928 में। और इसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रशासनिक सुधार इसका मतलब कि मेन इसका उद्देश्य था दोस्तों, कि साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आपका आया था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करते चलना है नीचे। कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा, है ना। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ इसका ये सही हो गया, इसका बी सही हो गया, इसका सी सही हुआ आपका, ठीक है जी, याद रखिएगा, है ना। चलिए देखिए साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है ये 8 नवंबर को हुई थी। 8 नवंबर 1927 को दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है। और ये भारत पहुंचता है आपका 1928 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है ना। 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन बम्बई पहुंचता है ना। और उसी दिन जब ये बम्बई पहुंचता है ना, तो ये ज़बरदस्त दोस्तों हड़ताल होता है आपका, है ना। ज़बरदस्त इसका मतलब कि विरोध भी होता है आपका उस समय, ठीक है। चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे दिए जाते हैं, है ना। बहुत ज़बरदस्त इसका विरोध होता है उस समय आपका। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 11 नंबर कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बताइए। देखिए स्वराज दल की स्थापना होती है दोस्तों आपका 1923 ईस्वी में, है ना। 1922 ईस्वी में दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। और 1923 ईस्वी में आपको स्वराज दल की स्थापना की जाती है ना। याद रखिएगा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किसके किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास थे। और कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे आपके, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा, है ना। चलिए चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपका, है ना। चलिए देश बंधु। और इन्होंने ये कहा था दोस्तों स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया था? ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। देखिए चित्तरंजन दास का दोस्तों एक नारा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देश बंधु जो चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने एक दोस्तों कहा था कि स्वराज जो है ये आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। और एक जो कथन था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी का था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? देखिए महात्मा गांधी जी भारत आते हैं दोस्तों आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। 1915 को ये गांधी जी भारत आते हैं। और सबसे पहले ये जो पहला आंदोलन इनका था, व्यक्तिगत आंदोलन था, वो था आपका दोस्तों कौन सा? वो था दोस्तों आपका नील आंदोलन, है ना। वो कौन सा था दोस्तों आपका? 13 का क्या हो जाएगा? देखिए पहला अगर दोस्तों कहा जाए इनका व्यक्तिगत आंदोलन, है ना, पहला अगर पूछा जाए व्यक्तिगत आंदोलन तो हो जाता दोस्तों आपका नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला जन आंदोलन, है ना। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बच्चे लोग क्या करते हैं, पहला देखते हैं सीधा नील आंदोलन मारते हैं, चंपारण आंदोलन मारते हैं। लेकिन पहला जन आंदोलन पूछ रहा है, पहला व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। पहला जन आंदोलन अगर पूछता, है ना, पहला सत्याग्रह अगर पूछता तब होता दोस्तों 1917 वाला। लेकिन जन आंदोलन अगर पूछे तब ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन आपका, ठीक है। क्योंकि ये जनता का आंदोलन था आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था आपका और 1922 ईस्वी तक ये चला था। ये पूरा डेट याद रखिएगा 1 अगस्त, है ना। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होता है आपका असहयोग आंदोलन और दोस्तों 12 फरवरी 1922 तक आपको चलता है। चौरी चौरा कांड हो गया था आपका गोरखपुर में, है ना। और इसी वजह से दोस्तों गांधी जी क्या कर दिए थे, इसको वापस ले लिए थे आपका, ठीक है।
चलिए, तो ये था आपका पूरा मामला इसका। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। भाई साहब यहाँ पर ना पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 1900 आपका 1857 से लेकर के, है ना, हम कोशिश करेंगे आपका 1947 तक। उसके अलावा दोस्तों कुछ कुछ मेडावल के भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम रखे हैं यहाँ पर, है ना, ताकि आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पर रिवीजन हो जाए। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये पूरा डेट आपको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को होता है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। और ये कहाँ होता है दोस्तों, तो ये अमृतसर में होता है आपका, ठीक है, अमृतसर में होता है। याद रखिएगा, आपको पूरा डेट पूछा जाता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो जनरल डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें लगभग 1000 लोग इसमें मारे गए थे। सोच लीजिए, 1000 लोगों पर गोलियां चला दी गई दोस्तों। बहुत सारे लोग वहाँ भी, जो मैदान था ना उसके बीच में कुआं भी है, तो बहुत सारे लोग कुआं में कूद करके जान दे दिए, है ना। तो ये घटना थी आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था आपका, है ना, ये पंजाब में है आपका। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपका। देखिए, प्रथम सफल सत्याग्रह आपसे ये पूछ रहा है, तो बताइए सबसे सफल सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो प्रथम सफल सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 का आंसर नंबर सी, चंपारण, है ना। चंपारण हुआ था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे आपका 9 जनवरी 1915 को गांधी जी। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, याद रखिएगा। और 1915 को लौटे थे, और 16 में दोस्तों ये लखनऊ अधिवेशन होता है, तो वहीं पर आपको राजकुमार शुक्ल गए हुए थे लखनऊ में, और वहीं पर ये गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप चलिए बिहार, है ना, बिहार में ये सारी समस्याएं हैं। फिर दोस्तों गांधी जी आपको 1917 में बिहार आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चंपारण 1917 ईस्वी आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चले। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ना, क्योंकि ये सब सारे सवाल है ना आपका बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, हमेशा दोस्तों पूछता है आपको। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं आपको, है ना। कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी आपका, है ना। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। दादा भाई नौरोजी के बारे में दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस के कितने बार ये अध्यक्ष रहे थे आपका। तो कांग्रेस के ये दोस्तों 3 बार अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, है ना। कब कब रहे थे, तो 1886 ईस्वी, है ना, 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और 1906 ईस्वी। 3 बार ये दोस्तों अध्यक्षता किए थे आपको कांग्रेस का। ये भी तीनों आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपको एग्जाम में बार बार आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 17 नंबर। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ है। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड जो होता है ये 1908 में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका संबंध जो है वो किससे था, बी डी सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या विपिन चंद्र पाल। मुजफ्फरपुर जो बम कांड का जो संबंध था ये खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित था, ठीक है। तो खुद्दीराम बोस नहीं है, तो ये प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 30 अप्रैल को हुआ था, 1908 को हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा दोस्तों जिला जज जो थे किंग्सफोर्ड पर बम फेंकना था, परंतु दोस्तों गलती से, है ना, जो प्रिंगल कैनेडी जो वकील थी, है ना, उनकी पत्नी और बेटी इसमें मारे गए थे, है ना। मेन मारना था किसको, तो मारना था किंग्सफोर्ड को, लेकिन मर गया कोई और, है ना। और इसी चक्कर में ये दोनों धरा गए। फिर दोस्तों इन लोगों की फांसी हो जाती है आपका। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था 1908 ईस्वी में, 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दे दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रफुल्ल चाकी क्या थे, तो ये मतलब पुलिस से बच करके ये निकल लिए थे, है ना, और ये मोकामा में जाकर के फिर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों खुदीराम जो बोस थे वो पकड़ा जाते हैं, है ना, और पकड़ा जाते हैं और इनको 11 अगस्त को इनको फांसी दे देता है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस एक को
किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में कहा था दोस्तों कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो माने थे, तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपका मैजनी, है ना। वो कौन थे? मैजनी को माने थे। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी जो थे, है ना, इटली के जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, मैजनी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इटली के राष्ट्रपिता दोस्तों इसको कहा जाता है, इटली के राष्ट्रपिता, है ना, इटली के राष्ट्रपिता हैं आपको मैजनी। और इनके गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय ये गुरु मानते थे इनको। ठीक है, चलिए भाई साहब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, ये स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों इसका स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में, है ना, उपस्थित कौन नहीं था, ये आपको जल्दी से बताना है। तो उपस्थित जो नहीं थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों नहीं थे आपका। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखिएगा, स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये वो ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। जब स्थापना हुआ था तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और ये जो हुआ था, ये बंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और प्रथम अध्यक्षता किसने किए थे? तो प्रथम अध्यक्षता किए थे दोस्तों WC बनर्जी के द्वारा आपको अध्यक्षता किया गया था। और दूसरी अध्यक्षता किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे दूसरी अध्यक्षता 1886 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 20 नंबर। कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि समाज से आपको एक सवाल जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों आपका कब? तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और यह स्थापना किया गया था आपको किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज के स्थापना किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 21 नंबर। प्रश्न है कि भारत में दोस्तों प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र जो था दोस्तों, ये 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और ये प्रकाशित जो किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। जे ए हिक्की के द्वारा दोस्तों किया गया था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बंगाल गजट। द बंगाल गजट इसका नाम था दोस्तों। 1780 ईस्वी में इसकी प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, पुर्तगाली शक्ति का पूछ रहा है कि आपको वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अलबुक्कर था। कौन था भाई? अलबुक्कर था आपको पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों भारत में कौन आता है? तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली ही आता है। 1498 ईस्वी में सबसे पहले पहुंचता है ये, है ना, केरल के कालीकट पर आपका। अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 23 नंबर कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में दोस्तों जो भारतीय कृषक थे, जो किसान थे, वो किस चीज़ का खेती नहीं करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो मक्का का खेती नहीं करते थे दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका मक्का का खेती वो उस समय नहीं होता था 13वीं 14वीं शताब्दी में दोस्तों आपका। ठीक है जी, चलिए उस समय दोस्तों आपका मक्का जो लाया गया था ना, ये मक्का, आलू, तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली लेकर के आए थे आपका। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूं। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न चलते हैं। आपका 24 नंबर कह रहा है कि दीवान ए अर्ज विभाग किसका संबंध था? देखिए, दीवान ए अर्ज जो विभाग था ना, दीवान ए अर्ज जो विभाग था दोस्तों, ये रक्षा विभाग था आपका। ठीक है, कौन सा विभाग था? तो दीवान ए अर्ज जो था दोस्तों, ये रक्षा विभाग था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा, दीवान ए अर्ज आपका। ठीक है, याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग था आपका। और इसकी स्थापना किसने किया था भाई? तो बलबन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था आपको, बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत क्या था? है ना, विजयनगर साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है आपको, है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, है ना। क्योंकि देखिए विजयनगर के बारे में कभी बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो विजयनगर जो पूछ रहा है दोस्तों कि विजयनगर के साम्राज्य का, है ना, मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत था आपका भू राजस्व, ठीक है। मुख्य स्रोत जो था दोस्तों ये भू राजस्व था। और उपज का 1/3 से लेकर के 1/6, है ना, 1/3 से 1/6 भाग भूमि कर के रूप में ये वसूला जाता था विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर का, निम्न में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम दोस्तों किसके दरबार में था? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे अधिक जो गुलाम थे वो था आपका फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, है ना। कौन था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्तों, याद रखिएगा। और कितना गुलाम था? तो लगभग दोस्तों 1,80,000, है ना, 1,80,000 दोस्तों गुलाम था, ऐसा माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो प्रश्न है 27 नंबर सवाल कह रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन की 50% तक कर दिया था, है ना। भूमि कर जो था दोस्तों, भूमि पर टैक्स जो था वो 50% तक कर दिया था। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, या दोस्तों आपका और एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था दोस्तों। बहुत ही निरंकुश शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते चलिएगा। बहुत सारा सवाल यहाँ पर हम लोग को देखना है अभी। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये भाई साहब आपका मस्जिद है ना। बहुत सारे लोग समझेंगे कि महल है, झोपड़ी है, ये मस्जिद है भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका, है ना, याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मस्जिद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? देखिए पुराण का अध्ययन करने वाला दोस्तों प्रथम जो मुसलमान था उसका नाम क्या था ये आपको बताना है ना। तो उसका नाम था दोस्तों अलबरूनी। क्या नाम था उसका? अलबरूनी नाम था दोस्तों पुराणों के अध्ययन करने वाले को। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अलबरूनी दोस्तों ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ ये आपका भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोस्तों आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। लुसेंट वगैरह भी देख लीजिएगा। ऐसे हम तो करवा ही देंगे, आप लोगों को करवा ही दिए भी हैं, है ना, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म से वहां से आपका 2-3 सवाल आपको जरूर पूछ लेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, ठीक है ना। बस हल्का वाला नहीं पढ़िएगा, है ना, थोड़ा सा हार्ड वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हल्का वाला तो सबको पता है, ठीक है। चलिए तो महावीर जी का दोस्तों जन्म कह रहा है, इनका जन्म होता है आपको कुंडग्राम में, है ना। कहाँ जन्म होता है इनका? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ है? तो कुंडग्राम पड़ता है दोस्तों बिहार के वैशाली जिला में, ठीक है। बिहार के वैशाली में दोस्तों इनका जन्म होता है। कब होता है? तो 540 BC में इनका जन्म होता है, याद रखिएगा 540 BC में। और इनकी जो माता थी त्रिशला, इनकी माता कौन थी? तो त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की ये बहन थी आपका, ठीक है। कौन? तो त्रिशला देवी, याद रखिएगा दोस्तों। महावीर जी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था, जो कुंडग्राम के प्रधान थे। और महावीर का जन्म जो होता है ये ज्ञात्रिक कुल में होता है। महावीर जी को दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से दोस्तों अनुमति लेकर के ये गृह त्याग करके सन्यास बन गए थे, है ना। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रथम कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभदेव, है ना। और अंतिम कौन थे? तो अंतिम आपका यही महावीर जी थे, है ना। और 23वां पूछा जाता है तो 23वां थे आपके पार्श्वनाथ, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दे आपका, है ना। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। प्रश्न है कि बराबर पहाड़ी, जी हाँ, अगर बराबर पहाड़ी नहीं गए हैं तो चलिए हम घुमाएंगे आपको बराबर पहाड़ी, है ना। ये पड़ता है दोस्तों आपको जहानाबाद में पड़ेगा बराबर पहाड़ी। और बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय
में कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी ठीक है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने का उल्लेख मिलता है, ये भी ठीक है। यह गुफा जो है, यह अभिलेख जो है कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, तो ये वाला दोस्तों आपका गलत है ना। ये 6ठी शताब्दी नहीं, ये तीसरी सदी पूर्व ये संबंधित है आपका, ठीक है। 6ठी नहीं होगा आपका, तीसरी सदी होगा आपका, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। देखिए मेगास्थनीज जो आए थे दोस्तों, कह रहा है कि ये किसके दरबार में आए थे, तो मेगास्थनीज आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। मेगास्थनीज का दोस्तों एक पुस्तक है ना, बहुत बार पूछता है, इंडिका, है ना। इंडिका जो पुस्तक है ये किसका है, मेगास्थनीज का ही है, ये भी आपको याद रखिएगा। और मेगास्थनीज जो था दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया ये राजदूत था, याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ने दोस्तों पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था, तो पॉलीब्रोथा नाम दिया था, है ना। पाटलिपुत्र को यह क्या कहा था, पालीब्रोथा कहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। पालीब्रोथा ये कहा था आपको पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था माया देवी। क्या नाम था जी, माया देवी जो थी ये कोलीय वंश से थी आपकी संबंधित। और ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलीय वंश, ठीक है। कोलीय वंश से आपका संबंधित हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलीय वंश से थी, है ना। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु था। और गौतम बुद्ध के दोस्तों मौसी ने ही इनका पालन पोषण किए थे, क्योंकि इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनकी जो मौसी थी वही इनका प्रजापति गौतमी नाम था और वही इनका लालन पालन पोषण किए थे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 34 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला था। अब देखिए इंडोनेशिया में कह रहा है दोस्तों प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला था, वो कौन सा यूरोपीय था, अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाल था या डच था। तो दोस्तों इंडोनेशिया पर में किसका राज्य था, तो इंडोनेशिया पर दोस्तों डचों का राज्य था आपका, है ना। डचों का राज्य था दोस्तों इंडोनेशिया पर, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। डच को दोस्तों इंडोनेशिया ने प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला था, है ना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो इसके जो प्रमुख थे दोस्तों वो हो जाएंगे माओ जेडोंग, है ना। माओ जेडोंग थे इसके प्रमुख दोस्तों, याद रखिएगा। चीन में साम्यवादी पार्टी के जनक कौन है, तो चीन में साम्यवादी पार्टी का जनक है माओ त्से तुंग। पूछा जाएगा अभी वहाँ से कौन सी पार्टी है, तो साम्यवादी पार्टी है और इसके जनक कौन है, तो माओ त्से तुंग हैं, याद रखना है माओ त्से तुंग आपका, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न चले आपका। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। हुआ कब था, तो 1914 से लेकर के 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, फर्डिनेंड की सेरोजेवो में हत्या कर दी गई थी। आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड की सेरोजेवो में हत्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 28 जून 1914 में दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड और इनका सेरोजेवो में हत्या कर दिया गया था और इसी से दोस्तों ये आपका आंदोलन शुरू हो गया था, ये युद्ध शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बोस्टन में दोस्तों कह रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सा को समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को कहते हैं दोस्तों बोस्टन टी पार्टी, है ना। इस घटना को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, है ना, सी नंबर आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न है आपका कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। देखिए इटली ने आक्रमण करके दोस्तों किसको जीता था, ये आपको याद रखना है। और ये जीता था आपका 1935 में। तो भाई साहब किसको जीता था, तो ये जीता था दोस्तों अबिसिनिया को। आंसर क्या हो जाएगा, अबिसिनिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, अबिसिनिया 1935 ईस्वी में,
हाँ ना 1935 में जीता था। और अबिसिनिया का दोस्तों जो नया नाम है उसका नाम है इथियोपिया, हाँ ना इथियोपिया इसका नया नाम है, याद रखना है 1935 में जीता था आपका। अगला सवाल है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो 1971 में दोस्तों महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका ओलंप दे गॉजेस के द्वारा दोस्तों, है ना, ओलंप दे गॉजेस के द्वारा दोस्तों ये तैयार हुआ था। 1791 ईस्वी में ये आपका तैयार हुआ था, याद रखना है। अगला सवाल है आपका 40 नंबर, 40 नंबर है कि यूटोपिया का लेखक कौन है। बताइए दोस्तों, यूटोपिया नहीं होगा, यूटोपिया होगा, हाँ ना। तो यूटोपिया के लेखक कौन थे जी, यूटोपिया के जो लेखक थे उनका नाम था थॉमस मोर। क्या नाम था, थॉमस मोर नाम था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगला सवाल है आपका 41 नंबर, इसका आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलिए, तो 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत का नेपोलियन, देखिए भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं जल्दी से बताइएगा, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही सही, है ना, समुद्रगुप्त को कहते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा सवाल हम देख लेते हैं आपका। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका 42 नंबर सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिकंदर महान कब पैदा हुए थे, है ना। सिकंदर महान दोस्तों कब पैदा हुए थे, जल्दी बताइएगा। सिकंदर महान कब पैदा हुए थे। सिकंदर महान का दोस्तों जन्म होता है 356 बीसी में आपका, ठीक है, 356 बीसी में इनका जन्म होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सिकंदर के पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम दोस्तों, तो फिलिप, है ना, इनके पिता का नाम था आपका फिलिप द्वितीय, है ना, फिलिप द्वितीय इनके पिता का नाम था। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर, 43 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, तो 43 का क्या होगा जल्दी से बताना है। राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका जिनेवा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिनेवा। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों 1920 ईस्वी में, है ना, 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ये नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, 1945 मार दीजिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये नहीं है, ये राष्ट्र संघ है दोस्तों, याद रखना है, ये राष्ट्र संघ है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1920 में। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय था आपका जिनेवा, है ना। राष्ट्र संघ में अमेरिका सदस्य नहीं था जब इसकी स्थापना होती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों इसका अलग है, उसकी स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, है ना। और इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का, उसका है न्यूयॉर्क आपका, ठीक है। तो दोनों में आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताइए। भूमिज विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था। ऑप्शन आपका दिया गया है 1779, 32, 1855, 1869। देखिए भूमिज विद्रोह होता है आपका, ये हुआ था आपको झारखंड में दोस्तों, है ना। कहाँ हुआ था, झारखंड क्षेत्र में होता है आपका भूमिज विद्रोह, और ये होता है 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। संथाल विद्रोह जल्दी से बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में होता है आपका संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था मेरे भाई, मुंडा विद्रोह जो होता है ये 1894 से लेकर के 1900 तक होता है आपका मुंडा विद्रोह, ये भी आपको याद रखिएगा। अगर एक मैं विद्रोह और आपसे पूछ लूं, पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह जो हुआ था ये 1817 में हुआ था आपका पाइका विद्रोह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी।
चलिए, और सन्यासी विद्रोह कब होता है? तो 1760 में होता है आपका सन्यासी विद्रोह। ये सभी विद्रोह आप याद रखना है, पूछेगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका कि हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हिटलर की मृत्यु कब होता है? हिटलर का जन्म तो आपको पता हो गया ना कि हिटलर का जन्म कब, हिटलर नहीं, सिकंदर का जन्म मैंने बताया था ना कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। अब बताना है कि हिटलर की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, हिटलर का मृत्यु हुआ था दोस्तों आपका 1945 ईस्वी में, है ना। 1945 में इसका मृत्यु होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। और हिटलर पूछा जाता है दोस्तों जर्मनी का चांसलर कब बना था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है 1933 में। बहुत ही निरंकुश शासक था दोस्तों, जबरदस्त। इसका कहानी पढ़िएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। वो था हिटलर आपको, है ना। हिटलर अगर पूछे दोस्तों हिटलर का जन्म कब होता है तो इसका जन्म होता है दोस्तों, है ना, 20 अप्रैल, है ना, याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889 को दोस्तों इसका जन्म होता है और 1945 को इसकी मृत्यु होती है। हिटलर का जो पार्टी का नाम था दोस्तों, इसके पार्टी का क्या नाम था? तो नाजी पार्टी दोस्तों इसके पार्टी का नाम था, है ना। इसके पार्टी का क्या नाम था? नाजी पार्टी इसका नाम था, है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 46 नंबर। कह रहा है कि वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कब हुआ था? जल्दी से बताइए। वर्साई की संधि होती है दोस्तों 28 जून 1919 को होती है वर्साई की संधि। और किस देश का मानचित्र, किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो वो था दोस्तों आपका यूरोप का मानचित्र बदल दिया। ये कई बार पूछा गया सवाल है। वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समापन में पेरिस में ये शांति सम्मेलन हुआ था। जर्मनी के साथ ये वर्साई की संधि होता है, 28 जून 1919 को होता है। और वर्साई की संधि के द्वारा दोस्तों जर्मनी के ऊपर भारी क्षति उठाना पड़ा था, है ना। सारे दोस्तों इस पर थोप दिए गए थे, कर्ज लाद दिए गए थे। और यही मेन कारण बना था आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों वहां पर भी बो दिया गया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वर्साई की संधि ही माना जाता है ना। उसी को मान सकते हैं आपके द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो वर्साई की संधि ही था दोस्तों आपका, है ना जी। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? देखिए, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, याद रखिएगा। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति होती है, इसी में दोस्तों एक नारा भी दिया जाता है। वो नारा आपको याद होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। और उस समय था लुई 16वां। लुई 16वां का दोस्तों उस समय आपको राजा था, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, याद रखिएगा लुई 16वां। और वो याद होगा ना 14 जुलाई की रात। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई की रात हुई थी ये फ्रांस की क्रांति। आपको बास्तिल किला को दोस्तों तोड़ दिया गया था, है ना। 14 जुलाई या डेट याद रखना है 1789। और ये 14 जुलाई को ही दोस्तों, 14 जुलाई को ही दोस्तों फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था, ये फ्रांस की क्रांति में ही दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 48 नंबर। 48 नंबर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप दोस्तों जितना मैराथन हम करवाएंगे उतना आप लोग कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ याद कर लेना है, पूरा क्वेश्चन आपको, है ना। वीडियो 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा आपका, ठीक है। फास्ट करके देख लीजिए। ऐसे मैं फास्ट ही चलते रहता हूँ, है ना। मैं इतना फास्ट चलता हूँ कि आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम स्लो हैं तो आप और भी फास्ट कर लीजिएगा, आपका दिमाग और भी फास्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर, है ना जी, 28 दिसंबर 1885 को। और ये कहाँ होती है? तो बम्बई में होती है इसकी पहली बैठक, है ना। और इसी समय ने इसकी स्थापना हुई थी। और पहली जो अध्यक्षता किए थे वो कौन थे? तो WC बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्षता किए थे, याद रखना है। प्रथम जो ये स्थापना हुआ था तो इसमें कितने अनुयायी थे? 72 सदस्य ने इसमें भाग लिया था, याद रखना है। कांग्रेस के कहा पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का? तो कांग्रेस का जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वही थे युवा अध्यक्ष जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने दोस्तों सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 से लेकर के 45 तक रहे थे दोस्तों। वो रामगढ़ अधिवेशन आपको याद होगा, है ना। उसी रामगढ़ अधिवेशन में दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद दोस्तों आपका
45 तक वो लगातार अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1886 में, और 1886 में जो अधिवेशन होता है ये कहाँ होता है, तो कलकत्ता में होता है दोस्तों, याद रखना है कहाँ होता है, तो कलकत्ता में होता है दूसरे अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना है ना। चलिए जी अगला प्रश्न हम चलते हैं। देखिए अगले एक सवाल और बता दीजिएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का क्या नाम था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था जी, जॉर्ज यूले नाम था इनका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 4 बार मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जॉर्ज यूल जो थे ये प्रथम थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 49 नंबर कह रहा है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक, तो वर्तमान में हो जाएगा आपका सोनिया गांधी। ठीक है, सोनिया गांधी दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी रही थी। अगर पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय पूछ दिया महिला तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये सारे सवाल आपके दोस्तों एकदम मुंह पर होना चाहिए, है ना। जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन दिखे आपका दिमाग से आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर जो है साम्राज्य दोस्तों ये किस नदी के तट पर है, तो अभी ने बताए थे विजयनगर जो साम्राज्य है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा और तुंगभद्रा। मैंने बताया था ना कि ये तुंगभद्रा के दोस्तों तट पर है ना, तुंगभद्रा के तट पर है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक है, तो ये कृष्णा की सहायक है। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है महाराष्ट्र में है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो वो दोनों भाई हरिहर और बुक्का। कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। बोक्का नहीं याद रखिएगा, बुक्का याद रखिएगा। हरिहर और बोक्का ये स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में, है ना, 1336 ईस्वी में दोस्तों स्थापना किए थे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 50 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अंगीकार कब किया था, है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार की स्थापना होती है 10 दिसंबर 1948 को। आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा सी नंबर हो जाएगा आपका 1948 ईस्वी 10 दिसंबर। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यूएनओ की स्थापना पूछे, यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विजय होता है 1572 में। आपका कब होता है गुजरात विजय, 1572 में होता है गुजरात विजय। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ है जी, फतेहपुर सिकरी आपका हो जाएगा आपका, है ना, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा बनवाया था, है ना। फतेहपुर सिकरी में जो बनवाया था वो बुलंद दरवाजा बनाया था, याद रखना है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा हो जाएगा 1572 में। आंसर नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। देखिए तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध होता है दोस्तों, है ना, 4 मैसूर युद्ध होता है। चारों मैसूर युद्ध को आप ध्यान रखिएगा, है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। 1792 में होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 90 से 92 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मैं चलता हूं प्रथम से। प्रथम दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो 1767 से दोस्तों आपका 69 तक होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये 1780 से लेकर के 84 तक होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, जिसमें मंगलोर की संधि होती है। और तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर के 92 तक होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें दोस्तों टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है।
याद रखना है, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 53 नंबर। जो चरक जो था ये किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चरक चरक जो था ना दोस्तों ये चिकित्सक था, और चरक जो था ये कनिष्क के दरबार में रहता था। किसके दरबार में जी? तो कनिष्क के दरबार में रहता था दोस्तों, है ना। कनिष्क के दरबार में दोस्तों अश्वघोष भी रहता था, है ना। अश्वघोष भी रहता था दोस्तों, अश्वघोष भी रहता था कनिष्क के दरबार में। ये भी आपको याद रखिएगा, है ना, ये भी आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? नाम ही है इसका भूदान। भू माने क्या होता है? जमीन, और दान माने क्या होता है? दान कर देना। तो ये किया गया था दोस्तों विनोबा भावे जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका भूदान आंदोलन 1900 कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका भूदान आंदोलन 1940 में हुआ था दोस्तों आपका, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 55 नंबर कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो अभी ने बताए थे देश बंधु कौन थे। देश बंधु थे दोस्तों आपको CR दास, है ना। चित्तरंजन दास जो थे इन्हीं को कहा जाता है देश बंधु, है ना जी। और CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के क्या किए थे? तो दोस्तों ये दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1923 ईस्वी में किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। ये भी आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरुदेव कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको गुरुदेव किसने कहा था? तो गांधी जी दोस्तों इनको गुरुदेव कहे थे, है ना। गांधी जी इनको गुरुदेव कहते थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, याद रखना है। और महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है जी, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 56 नंबर है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 की ये घटना है। कब की घटना है? 1 सितंबर 1942 की ये घटना है दोस्तों, जिस समय आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ था आपका, है ना। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। ठीक है, किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह किए थे। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके, याद रखना है। और इस कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 16 को, है ना। 31 दिसंबर 1916 को इसकी स्थापना होती है। अगला चलते हैं दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि अगस्त क्रांति किसको कहते हैं तो इसी को कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो भाई साहब मैंने अभी ने बताया था कि हिटलर जो था ना इसकी मृत्यु होती है 1945 में, लेकिन ये जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 1933 में बनता है जर्मनी का चांसलर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी का चांसलर। ठीक है, चलिए हिटलर ने दोस्तों राज्य को व्यक्ति के रूप में माना था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिटलर ने किसको व्यक्ति के रूप में माना था? तो राज्य को, है ना जी। यहूदियों को हिटलर ने काफी क्षति पहुंचाया था दोस्तों। यहूदी इसका कट्टर दुश्मन था, देखना नहीं चाहता था उसको, जहां देखे वहीं उसको ठोक दिया देता था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? तो बंग भंग को जो रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों आपका 1905 में, लेकिन पूछ रहा है रद्द कब हुआ था? तो 1911 में दोस्तों रद्द हुआ था। ये आप याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 1911। देखिए दोस्तों ये घटना कब है? तो ये घटना है आपको 1911 की 12 दिसंबर 1911 की ये घटना है, जब दोस्तों दिल्ली दरबार हुआ था, है ना। और दिल्ली दरबार जो हुआ था तो दिल्ली दरबार में आए थे कौन? तो जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे?
जॉर्ज पंचम आए थे दोस्तों, और रानी मेरी आई थी। जॉर्ज पंचम और इनकी रानी का नाम था मेरी, ये आए उपस्थित हुए थे आपका दिल्ली में। और दिल्ली दरबार में दोस्तों राजा पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, याद रखना है। और दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई थी, है ना। फिर जाकर के 1912 में ये अलग होता है। और इसी में दोस्तों एक और घोषणा हुआ था कि दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। और फिर जाकर के 1912 में दोस्तों दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनता है आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 61 नंबर। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? देखिए अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे ये आपको बताना है। व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार जो थे उनका नाम है आपका पाणिनि। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न कह रहा है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? देखिए चीन का विद्रोह जो होता है दोस्तों वो 1911 में होता है आपका, है ना। चीन की क्रांति जो होती है 1911 में होती है। प्रश्न कह रहा है कि इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम जो हुआ था ये गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हो जाता आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1911 में विद्रोह के गणतंत्र की स्थापना हुई थी। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि स्थापना किसके द्वारा तो डॉक्टर सन्यात सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 63 नंबर। गांधी इरविन समझौता, ये गांधी जी के साथ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, पूरा डेट याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को ये घटना होती है, गांधी इरविन समझौता, है ना, याद रखना है आपको। और इसमें 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी जी के द्वारा रखी गई थी आपका, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 64 नंबर। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? है ना, 2 युद्ध हुआ था। प्रथम हुआ था आपका 1914 से लेकर के 18 तक। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के दोस्तों आपको 45 तक चला था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटना भाई साहब आपको तो याद ही होगा, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1939 में आपका शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था, है ना। हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हुआ था और उसी से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरुआत हुआ था आपका, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों जो सबसे बड़ी घटना थी 6 अगस्त और 9 अगस्त वाली हिरोशिमा और नागासाकी पर, है ना। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था वो फैट मैन था, है ना, एटम बम था, जिसमें दोस्तों पूरा तबाह हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी। अभी भी वहाँ जो लोग पैदा होते हैं दोस्तों वो लंगड़े लूल्हे पैदा होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हजारों लाखों लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65 नंबर कि दांडी अभियान कब आरंभ किया गया था? दांडी अभियान, जी हाँ दोस्तों, वो दांडी अभियान कब हुआ था? तो 12 मार्च, याद रखना है, 12 मार्च 1930 से चला था। कब तक? 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक दोस्तों ये आपका ये चला था यात्रा। और इसमें 78 दोस्तों इसमें अनुयायी शामिल हुए थे, याद रखिएगा, है ना। फिर 6 अप्रैल को ही दोस्तों ये नमक बना करके कानून तोड़े थे। और फिर जाकर के दोस्तों असहयोग आंदोलन यहाँ से शुरू किए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू किए थे आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 66 नंबर की महावीर का जन्म जो हुआ था ये किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए महावीर का जन्म होता है 540 में, ये तो आपको पता है ना, अभी बताए थे 540 में इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म होता है दोस्तों तो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ज्ञात्रिक गोत्र में इनका जन्म होता है। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर जो थे ना ये सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे और ये कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान होता है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे। और प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है कि मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? देखिए मार्लेमेंटो सुधार कब हुआ था जल्दी से बताना है आपको। मार्लेमेंटो जो रिफॉर्म हुआ था दोस्तों ये आपका 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था दोस्तों मार्लेमेंटो रिफॉर्म, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 68 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है मेरे बच्चे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। चलिए, हाँ ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको पूरा देखिए ना, 1-2 बार इसको देख लीजिएगा ना, पूरा हिस्ट्री दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68 कि यंग
यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे हेनरी विलियम डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 69, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक। और सबको लगभग याद ही होगा ये चीज़, है ना, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक ने दोस्तों होम रूल आंदोलन भारत में सबसे पहले शुरू किया था। कब? तो 1916 में। पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो तिलक जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, माओ जी डांग। प्रश्न है इंपॉर्टेंट, माओ जी डांग जो दोस्तों ये किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? है ना, माओ जी डांग जो थे ये किस देश के साम्यवादी आंदोलन नेता थे दोस्तों? आंसर हो जाएगा चीन के। कहाँ के थे भाई साहब? ये चीन के थे। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, V.I. लेनिन का संबंध किससे था दोस्तों? लेनिन का जो संबंध था ये किससे था, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध था दोस्तों ये रूसी क्रांति से था आपका, है ना। रूसी क्रांति हुई थी कब? तो 1917 में हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रूसी क्रांति। अगला है आपका 72 नंबर कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो अभी ना बताए थे, नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये 6 अप्रैल से लेकर के 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक आपका ये चला था, है ना। इसमें 78 अनुयायी दोस्तों इसमें टोटल भाग लिए थे। आंसर हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी आपका, ठीक है, 1930 ईस्वी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 73 नंबर। प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है दोस्तों ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट आपको याद होना चाहिए। और ये जो हुआ था ये अमृतसर कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में। आखिर देखिए हत्या कांड जो हुआ था क्यों हुआ था? देखिए रॉलेट एक्ट जो काला कानून था उसी के नाम से, काला कानून के नाम से इसको जाना जाता है, रॉलेट एक्ट, है ना। और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा था उस समय 1919 ईस्वी में, और इसीलिए सब लोग जमा हुए थे। और वहीं पर दोस्तों ये निहत्थे लोगों पर यहाँ पर गोलियां चला दी गई और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट आया था कि 379 लोग मरे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें लगभग 1000 लोग इसमें मरे थे आपका, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? है ना, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थे इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे आपका, है ना, सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। और दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1784 में, ये भी आपको याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसको कहा जाता है, 1784 में इसकी स्थापना होती है। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? कई बार पूछा गया सवाल है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है ये किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन हुआ था दोस्तों 1904 में, है ना। 1904 में कौन था? तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का जो काल था दोस्तों, समय था, है ना, वायसराय का, ये 1899 से लेकर के 1905 तक दोस्तों ये वायसराय रहा था आपका, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, है ना, अलोकप्रिय वायसराय के रूप में ये जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों रेलवे का विस्तार हुआ था इसी के समय में, है ना, सबसे ज़्यादा रेलवे का भी विस्तार हुआ था इसी के समय में। बंगाल विभाजन होता है इसी के समय में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 76 नंबर कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना जो था दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? 76 का आंसर क्या होगा? तो ये जो युद्ध किया था दोस्तों आपका जापान है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे दोस्तों? देखिए कवि कालिदास जो थे ये किसके राज्य कवि थे ये आपको बताना है। कालिदास जो थे दोस्तों ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे आपके राजकवि, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था इसके 9 रत्न थे आपका, है ना, और 9 रत्न में दोस्तों ये कवि कालिदास इसमें शामिल थे।
है ना, याद रखिएगा। कालिदास के दोस्तों बहुत सारे पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि मेघदूत है, ऋतु संहार है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है ना, ये सारे पुस्तक आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ था दोस्तों फ्रांस वाले के द्वारा जो हुआ था गठन, है ना, तो वो हुआ था 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना, 1664 में, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 1905 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। और गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे थे। गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, याद रखिएगा। और गोविंद रनाडे को दोस्तों पश्चिमी भारत में नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है, याद रखना है। और रनाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल है। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक जाते जाते लाइक जरूर करिएगा और अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कैसा लगा है ना, इसमें क्या चेंज चाहते हैं और आप लोग क्या अगला वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा, ठीक है। ज्योग्राफी वाला अगर आप मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो 2 क्लास ज्योग्राफी का मैराथन हुआ है, वो आप जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाया गया था। प्रश्न है आपका, लास्ट सवाल है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसके जो अवशेष हैं, ये तो काफ़ी आसान सवाल है, सभी को पता है कि प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वो है हमारा दोस्तों आपका तक्षशिला आपका विश्वविद्यालय, है ना। प्राचीनतम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका तक्षशिला। आंसर नंबर हो जाएगा 80 का बी नंबर हो जाएगा। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करते थे, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, ठीक है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। और ये तक्षशिला वर्तमान में है कहाँ दोस्तों, ये वर्तमान में जो है ना पाकिस्तान में है आपका, है ना, पाकिस्तान में ये वर्तमान में पड़ता है। ऐसे नालंदा भी देखिए, बहुत सारे लोग मारेंगे, नालंदा भी आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय ही है ना, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सबसे जो पुराना है वो तक्षशिला था आपका, ठीक है। चलिए तो आज का सवाल इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसका आंसर दे दिया गया है नीचे, इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, है ना, जिनको भी चाहिए, है ना। जितना भी अभी क्लास हुआ है NCERT जो हुआ है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो भी आपको मिल जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। और ये जो आपका मैराथन चल रहा है ये भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा आपका, है ना। मात्र 251 दोस्तों यहाँ चार्ज है। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे किसी भी माध्यम से पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग को बताना है ना जी। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आज इतना रहने देते हैं, है ना। आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, मात्र 20 दिन आपके पास टाइम है। और देखिए डेट तो एग्ज़ाम बढ़ने का कुछ लग नहीं रहा है ना। अगर कुछ होता है तो आप लोग को अपडेट दिया जाएगा, जो भी अपडेट होगा आप लोग को दिया जाएगा, है ना। आप लोग तैयारी करते रहें। और जो प्रधान शिक्षक जो भरे हैं, प्रधान शिक्षक वाले भी तैयारी करते रहे होंगे, क्योंकि ये जो सारे सवाल जो है ना ये प्रधान शिक्षक में भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ये काम देगा और हर एक एग्ज़ाम में काम देगा दोस्तों। अगर BPSC भरे होंगे इधर 69 BPSC, तो उसमें भी आपको ये हिस्ट्री वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम देगा आपका, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।